जीवन की गाड़ी जब गरीबी और मजदूरी की पटरी पर डगमगाने लगती है, तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। लालच और इंसानियत के बीच के संघर्ष की शुरुआत होती है एक गांव के घर से, जहां से नरेन को बेदखल किया जा रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगी मुखिया जी, वो भी घर पर नहीं है। कृपया हमें कुछ और दिनों का समय दे दें। अरे नहीं नहीं, तुम्हें और समय नहीं दिया जा सकता। मैंने वो घर ज्येष्ठ के महीने में ही तुम्हारे पति से खरीदा था। आज जाऊंगा कल जाऊंगा करते हुए 5 महीने बीत गए। अब तुम्हें घर छोड़ना ही होगा, समझी? वो अपने एक दोस्त से कुछ पैसे लाने गए हैं। लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तब या तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे या फिर घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, अब मैं एक पल का भी समय नहीं दूंगा। तुम यहाँ से विदा होगी या फिर जबरदस्ती बाहर निकालूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुखिया, मैं आ गया हूँ। अभी आपको सब कुछ समझा कर विदा हो जाऊंगा। आप आ गए, देखिए हमें निकाल रहे हैं। चलो भाग्यवान, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। जो व्यक्ति एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके साए में एक पल भी नहीं रहूंगा। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रहने के लिए कहा किसने है? जल्दी विदा होकर मुझे मुक्त करो। जा रहा हूँ मुखिया बाबू। एक दिन मुझे सहारा देकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया था, उसके लिए मैं आभारी हूँ। तुम खड़ी क्यों हो भाग्यवान? जल्दी जाकर अपना सामान ले आओ। हम अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। उनसे कहिए ना कि आज की रात का समय दे दे। इसके जैसे पाखंडी से मैं और विनती नहीं करूंगा। तुम जल्दी जाकर कपड़े और सारा सामान लेकर आओ। पापा, ओ पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, जहां ऊपर वाले ने हमारे लिए ठिकाना रखा होगा वहीं जाएंगे। और आप भी सुन लीजिए मुखिया बाबू, एक दिन आप मुझे ढूंढेंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। अरे जा जा, तुझे ढूंढने का ना तो मेरे पास समय है और ना ही इच्छा, समझा? मेरी आंखों के सामने से दूर हो। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ नरेन का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया है। रास्ते अनजान हैं और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। तपती धूप और लंबी राह ने सावित्री और तपन को निढाल कर दिया है। अब उनके सामने केवल एक ही सवाल है, आज की रात कहाँ बीतेगी? मैं अब और नहीं चल पा रही हूँ। और कितनी दूर जाना है? थोड़ा और कष्ट सह लो भाग्यवान। सामने बस्ती है, वहां पहुंचते ही कोई सहारा मिल जाएगा। बस्ती में किसके पास जाएंगे? यहाँ तो हमारा कोई परिचित नहीं है। वो तो ठीक है, पर किसी न किसी के घर तो रुकना ही होगा। आज की रात किसी के सहारे रहकर कल कुछ उपाय करेंगे। तो फिर हम यहीं रुक जाते हैं। तपन को भी बहुत कष्ट हो रहा है, वो और नहीं चल पा रहा। यहाँ हम विश्राम करते हैं। आप जाकर देखिए कि किसी के घर ठिकाना मिल सकता है क्या? ठीक है, सामने एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, चलो वहीं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। ठीक है, चलिए। एक बात बताओ, अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, डर कैसा? और फिर तपन तो साथ है ही। ठीक है, सावधानी से जाना। नरेन उम्मीद की एक किरण तलाशने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा, जबकि सावित्री और तपन उस विशाल और पुराने बरगद के पेड़ की छांव में अपनी किस्मत के भरोसे ठहर जाते हैं। बरगद की वो गहरी जड़ें मानो उन्हें दिलासा दे रही थीं कि कोई भी मुसाफिर इस दुनिया में बेसहारा नहीं रहता। अब घर में कोई है? क्या घर में कोई है? अरे इतनी रात को कौन आया है? मैं एक परदेसी मुसाफिर हूँ, आपके पास थोड़ी सी पनाह की उम्मीद से आया हूँ। परदेसी मुसाफिर? आपका घर कहाँ है? तालासारी गांव, यहाँ से 20 कोस दूर। तालासारी? अरे वो तो बहुत दूर है। इतनी दूर किस लिए आए हैं? उस गांव में सब कुछ बेचकर चला आया हूँ, साथ में मेरा परिवार भी है। आज अगर थोड़ा सहारा मिल जाए तो कल कोई रास्ता निकाल लूंगा। नहीं नहीं महाशय, मैं आपको सहारा नहीं दे पाऊंगा। अनजान लोगों को इस गांव में पनाह देना मना है।
अरे नहीं नहीं महाशय, मैं एक भला मानस हूँ। वो तो आपके माथे पर नहीं लिखा है। ओह, तो आप सहारा नहीं देंगे? नहीं, फिलहाल वैसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। एक काम कीजिए, आज रात किसी तरह पेड़ के नीचे बिता दीजिए। कल सुबह राय चौधरी जी के पास जाकर आपकी बात कहूंगा। वे चाहें तो आपकी मदद कर सकते हैं। उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, कल मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगा। तेवर तो देखो, मदद करना चाहा तो उल्टा सुनाकर चला गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि बिन मांगे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। जाने दो भाड़ में। माँ, ओ माँ, इतनी देर हो गई, पापा अभी तक नहीं आए। पापा कब आएंगे माँ? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। थोड़ा धीरज रख। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को नहीं दोगी? तेरे पापा आ जाए तो कहूंगी दुकान से कुछ खरीद लाएं। अच्छा माँ, क्या इस बरगद के पेड़ के अंदर रहा जा सकता है? तब पागल, क्या पेड़ के अंदर इंसान रहते हैं? देखो माँ, पेड़ के अंदर कितनी बड़ी एक कोठरी है। अरे सच में? ऐसी कोठरी तो मैंने किसी पेड़ में ना देखी। चलो माँ, अंदर जाकर देखते हैं। नहीं बेटा नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। पहले तेरे पापा आ जाएं, फिर देखेंगे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम लोग? जी, तो क्या कहीं रहने का इंतजाम कर पाए? नहीं भाग्यवान, कई गृहस्थियों से कहा पर कोई सहारा देने को राजी नहीं हुआ। इस गांव के लोग बड़े स्वार्थी लग रहे हैं। मुसीबत में सुनकर भी कोई सहारा नहीं देता। अरे छोड़ो उनकी बातें, आज की रात किसी तरह यहीं बिता देंगे। तुम्हारे लिए पोहा मुरमुरा लाया हूँ, पेट भर के खा लो। जी, मैं कह रही थी कि तपन ने एक जगह देखी है इस पेड़ के अंदर, जरा देखकर तो आइए। क्या वहाँ रहा जा सकता है? पेड़ के अंदर? कहाँ? दिखाओ तो। वो रहा पापा, वो देखो। ये तो बहुत सुरक्षित जगह है। बाहर से समझ ही नहीं आता कि अंदर इतनी खाली जगह है। हाँ, जगह बहुत सुरक्षित है और रहने लायक भी। तो फिर अब चिंता नहीं है भाग्यवान। चलो आज की रात यहीं रुक जाते हैं। इस कोठरी में हमें कोई डर नहीं। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। तपन, सारा सामान कोठरी के अंदर रख दे। मजा आ गया, मजा आ गया। अब हम पेड़ के अंदर रहेंगे। थोड़ा मुरमुरा खाकर कोई इंतजाम कीजिए। ऐसे और कितने दिन चलेगा? सर छिपाने के लिए एक जगह का इंतजाम तो करना ही होगा। हाँ भाग्यवान, इंतजाम हो जाएगा। ये जगह मुझे पसंद आ गई है। सुना है ये सरकारी जमीन है और चौधरी लोग इसका उपभोग कर रहे हैं। उनसे पूछकर देखता हूँ कि क्या यहाँ एक कमरा बनाया जा सकता है। हाँ जी, जगह बहुत सुंदर है। आप राय चौधरी जी से पूछकर देखिए कि इस पेड़ के नीचे एक कमरा बनाया जा सकता है क्या। ठीक है, मैं जाता हूँ। उम्मीद है कोई इंतजाम हो जाएगा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे गांव के मुखिया ने तुम्हें निकाल दिया है ना? हाँ चौधरी महाशय, उनके पास अपना घर गिरवी रखकर बेटे का इलाज कराया था। समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो तो ठीक ही है, गिरवी के पैसे नहीं दे पाओगे तो वे लेंगे ही। तो बेटा मेरे पास क्यों आए हो? मैं कुछ
नया गिरवी रखकर पैसे नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं चौधरी महाशय, मैं उसके लिए नहीं आया। मेरे पास गिरवी रखने के लिए बचा ही क्या है। मैं इस गांव में रहने की अनुमति लेने आया हूं। इस गांव में रहने के लिए अनुमति क्यों चाहिए? कोई नया घर देखकर रहने लगो। वैसा घर ही तो नहीं मिल रहा और हाथ में पैसे भी नहीं है, इसलिए सोच रहा था कि उस बरगद के पेड़ के नीचे फिलहाल एक झोपड़ी बना लूं। बरगद का पेड़? मतलब गांव के पास वाले उस पुराने बरगद की बात कर रहे हो? वहां कौन रहता है? वहां तो भूत प्रेतों का अड्डा है। उसकी चिंता आप ना करें, देखिएगा कुछ ही दिनों में सब साफ सफाई करके उसे रौनक वाला बना दूंगा। ठीक है, जाओ, जाकर काम शुरू करो। चौधरी महाशय। अरे रघु, अचानक इस तरफ? आपकी जमीन का लगान देने आया हूँ। वो आदमी यहाँ क्यों आया था? परदेसी आदमी है, गांव के आखिरी बरगद के पेड़ के नीचे रहना चाहता है। मैंने अनुमति दे दी। तुम तो जानते ही हो, मैं लोगों का दुख कष्ट नहीं देख पाता। हो, तो आखिरकार वो बरगद के नीचे ही जा टिका। कल रात मेरे पास आया था, पर मैंने पनाह नहीं दी। घर में जगह दो तो कब क्या कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा किया रघु, फालतू लोगों को पनाह नहीं देनी चाहिए। चाय पियोगे? मंगवाता हूं। हो जाए तो बुरा नहीं है। चाय पीकर फिर लगान का हिसाब देता हूं। ठीक है। ए मीनू, चाय दे जा तो। माँ, ओ माँ, पापा अभी तक नहीं आए। पापा कब आएंगे माँ? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। चौधरी के घर गए हैं, उनसे पक्की बात करके ही आएंगे। वहाँ क्या इतनी बातें हो रही हैं माँ? सुना नहीं, हम इस बरगद के नीचे घर बनाएंगे। राय चौधरी से उसी की अनुमति ले रहे हैं। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। हाँ जी, क्या बांस ले आए? हाँ भाग्यवान, चौधरी महाशय ने यहाँ रहने की अनुमति दे दी है, इसलिए अब देर नहीं की। जंगल से बांस काट लाया हूं। घोष महाशय ने भी कहा है कि वे थोड़ा छप्पर के लिए पुआल दे देंगे। अच्छा किया, उसी से एक कमरा बन जाएगा। अब कुछ खाकर काम शुरू कर दीजिए। मैंने कुछ रोटियां बनाई हैं। इतनी जल्दी रोटियां भी बना ली? आटा कहां से मिला? हाथ में 2 रुपये थे, उसी से खरीद लाई। बहुत अच्छा, तो खाने को दो, फिर काम शुरू करता हूं। भाग्यवान, एक और पुआल की गड्डी देना। यह जगह अभी खाली है।